अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो आईन पाकिस्तान 1973 की तरमीम से अमेंडमेंट्स के बारे में है कि 1973 के आइन के बाद जो उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स की गई, जो भी तरमीम की गई उसके बाद। तो पाक स्टार्ट करते हैं लेक्चर का। पाकिस्तान में जो पहला आइन है वो 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ और 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ के तहत ख़त्म कर दिया गया। मतलब जो मार्शल लॉ लगता है वो आइन के रूल से नहीं लग सकता, वो आइन के बरक्स लगता है, तो इसलिए आइन माशाल्लाह जब भी लगता है तो आइन को उसमें लिहाज से ख़त्म किया जाता है। दूसरा आइन 8 जून 1962 को नाफिज किया गया, वो भी मार्च 1973 के मार्शल के साथ ख़त्म कर दिया गया। 30 मार्च 1970 को याहिया खान ने लीगल फ्रेम ऑर्डर LFO मुतारिफ कराया ताकि इसके तहत 1970 के जनरल इलेक्शन करवाए जा सके। और बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान में तीसरा आइन 14 अगस्त 1973 को नाफिज अमल हुआ, जिसमें अब तक 26 टाइम्स अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। आइन 1973 के 12 हिस्से हैं, 7 जदूल हैं और 280 आर्टिकल हैं। अब अगर आइन में किसी किस्म की कोई ज़रूरत होती है तो इस लिहाज से पूरा का पूरा आइन नहीं तब्दील कर दिया जाता है, बल्कि उसमें एक तरमीम की जाती है जो एक अमेंडमेंट के सूरत में महफूज कर दी जाती है, और इससे इस तरमीम के लिए पार्लियामेंट से 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होती है। तो पहली तरमीम जो थी वो 4 मई 1974 को की गई। पाकिस्तान की सरहदों का अज़र सरनो तयन किया गया कि सरहदें जो पाकिस्तान की हैं इंडिया के साथ मिलती हैं, जो भी, और मशरक़ी पाकिस्तान के हवाला जात को पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश की हैसियत से आज़ाद रियासत तस्लीम करने के बाद हज़फ कर दी गई। मतलब जो भी ईस्ट पाकिस्तान था उससे पहले उसको हज़फ कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, और वेस्ट पाकिस्तान की जो सरहदें उसका तयन किया गया। फिर दूसरी तरमीम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, ये 7 सितंबर 1974 को की गई, और उसमें पाकिस्तान को में कादियानी और अहमदियों को गैर मुस्लिम और अक़लियत करार दिया गया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के लिहाज से, और इस लिहाज से काफ़ी पाकिस्तान ने बैरूनी प्रेशर भी बेयर किए। जो तीसरी तरमीम थी 18 फरवरी 1975 को की गई। एहतियाती हिरासत की मुद्दत में इजाफा किया गया ताकि क्राइम को रोका जा सके। और इसमें ये बेसिकली ये टर्म था कि तीसरी तरमीम में कि आप किसी को भी, किसी ऐसे बंदे को भी एहतियाती हिरासत में ले सकते हैं जिसकी वजह से ये हो कि मुल्क में शर पसंदी को फ़रोग मिलेगा। उस लिहाज से आप उसको हिरासत में ले सकते हैं, और उसकी जो मुद्दत थी उसमें इजाफा किया गया। चौथी तरमीम 21 नवंबर 1975 को ही पार्लियामान में अक़लियतों के लिए मुख्तलिफ नशिस्तों का ज़रिए सुनो जायज़ा लिया गया, इजाफा किया गया। इसके अलावा किसी भी शख्स की ज़मानत कबल गिरफ़्तारी के हवाले से किसी भी झेली अदालत के इख्तियारात में कमी कर दी गई, यानी कि कोई भी संगीन जुर्म में मुलव्वस मुबैना मुलज़िम को ज़मानत देने के अदालती इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया। पाँचवीं तरमीम 5 सितंबर 1976 को ही पाकिस्तान की तमाम सूबाई हाई कोर्ट से वो तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए जिनकी मदद से कोई भी अदालत किसी शख्स के बारे में बुनियादी इंसानी हकूक़ के फ़ैसले कर सकती हैं। और सिंध और बलूचिस्तान के हाई कोर्ट्स को अलग किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के अहदे के लिए 5 और 4 साल की मुद्दत को मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान में 5 सूबाई हाई कोर्ट्स हैं, जिनमें से 4 हर सूबे के जो सदर मुकाम पे, जैसे पंजाब के लाहौर में, सिंध कराची, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर, बलूचिस्तान की कोयटा, और एक है इस्लामाबाद में। ये टोटल पाकिस्तान में 5 सूबाई हाई कोर्ट्स हैं। छठी तरमीम 22 दिसंबर 1976 को ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की उम्र की मियाद को बढ़ाया गया। चीफ जस्टिस 65 साल की उम्र में जब हाई कोर्ट के मुंसिफ 62 साल की उम्र में रिटायर होंगे। इस तरमीम से चीफ जस्टिस यकूब अली खान को फ़ायदा हुआ, जिनको चीफ जस्टिस बने हुए लगभग 2 साल हुए थे, और वो रिटायरमेंट की उम्र को पहुँच गए थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़ास से करीबी समझे जाते थे। तो ये उन्होंने 2 अमेंडमेंट्स की कि चीफ जस्टिस जो होगा पाकिस्तान की 65 साल, जबकि हाई कोर्ट को 62 साल की उम्र में रिटायर होंगे। और जो छठी तरमीम है इसमें जो बात मैं जनरली बता देता हूँ, जो चीफ़ जस्टिस होता है पाकिस्तान का, वो अभी से डिफ़ाइन होता है कि आपका अगला चीफ़ जस्टिस कौन सा होगा। जो भी सीनियरिटी बेसिस पे आता है वही ऑटोमेटिकली आपका चीफ़ जस्टिस होगा। इसमें जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह, जैसे हम अगर आर्मी चीफ़ के बारे में भी पढ़ें तो उसमें सीनियरिटी बाईपास की गई, पिछले काफ़ी अर्से से की भी गई है, और वो की भी जाती है या कर भी सकते हैं। लेकिन चीफ़ जस्टिस जो होता है पाकिस्तान, उसके बारे में इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, और अभी से डिफ़ाइन है कि अगला चीफ जस्टिस कौन सा होगा, फिर अगला कौन सा होगा, और वो सीनियरिटी बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं, और रिटायरमेंट की एज तक वो हो सकते हैं। इसलिए किसी भी चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है सर्विस का, वो भी फिक्स नहीं है। जिसको जो जल्दी रिटायर हो जाएगा उसका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जो लेट होगा उसका लेट तक चलेगा। 7वीं तरमीम 16 मई
1977 को ही वज़ीर-ए-आज़म को ये हक़ अता किया गया कि वह सदर पाकिस्तान की इजाज़त से एक कौमी रेफरेंडम के ज़रिए मुल्क में अवाम से इत्तेमाद का वोट दे सकते हैं। बाज़ हल्कों ने इस तरमीम को पार्लिमानी निज़ाम की नफ़ी भी कहा, क्योंकि ये सदर था वो डायरेक्टली कौमी रेफरेंडम के ज़रिए अवाम से इत्तेमाद का वोट दे सकते थे, और इसलिए कि मतलब डायरेक्टली कोई प्रोसीजर नहीं था, इसलिए उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम की नफ़ी का। और ये पहली 7 तरमीम 1 to 7 ऐसी थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ही दौर में हुई। 8वीं तरमीम 9 नवंबर 1985 को हुई। इसमें जो था रिवाइवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 ऑर्डर RCO भी इसको कहते हैं, कि 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ के नफाज के बाद जनरल ज़िया उल हक ने आइन मुअत्तल कर दिया था, और 16 सितंबर 1978 को सदर पाकिस्तान बने। इसके बाद मार्च 1985 में RCO यानी हुक्म बराए बहाली आइन के ज़रिए आइन में तरमीम करके इसको बहाल कर दिया। इसमें ये जनरली जो डिस्कस किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान पार्लिमानी तर्ज हुकूमत से जुज़वी सदारती तर्ज हुकूमत में तब्दील हो गई थी 8वीं तरमीम में, और सदर पाकिस्तान को काफ़ी इजाफी इख्तियारात और आइनी ताकत मैसर हो गई। जो बेसिकली ये इख्तियारात जो थे वो जो आइन पाकिस्तान 58 के ज़ैली से 2B में शामिल हुए। इससे पहले जो 2 में था उसमें यह था कि जो सदर था वो असम्बलियाँ तहलील कर सकता था, लेकिन उसमें मर्ज़ी शामिल थी। लेकिन जो 58 जो 2 के साथ जो B वाली शिक शामिल की गई उसमें यह था कि जिसके तहत सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल था कि वह पाकिस्तान की कौमी असम्बली को तहलील कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो ये काफ़ी इख्तियारात दिए गए सदर को, एज़ कम्पेयर टू पहले इस तरह के इख्तियारात नहीं थे। ये 8वीं तरमीम में हुए। 9वीं तरमीम 1985 में सेनेट ने बिल मंजूर किया, मगर कौमी असम्बली मंजूर ना कर पाई। शरीयत को मुल्क का आला कानून करार दिया जाए, ये 9वीं तरमीम थी, लेकिन ये बिल मंजूर ना हुआ। 10वीं तरमीम 29 मार्च 1987 को हुई। कौमी असम्बली के इजलासों के दरमियानी मुद्दत 130 दिन से ज़ायद नहीं होनी चाहिए, यानी कम अज़ कम इतने दिनों में इजलास लाजमी होना चाहिए। 130 दिन एक इजलास से दूसरे इजलास से ज़्यादा इसका वक्त नहीं होना चाहिए। 11वीं तरमीम 1989 में हुई। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की बहाली के लिए की गई, मगर वो भी मंजूर ना हुई। 12वीं तरमीम 28 जुलाई 1991 को हुई। आइन में शिक 212B का इजाफा किया गया। ये इजाफा महज 3 साल के लिए नाफिज किया गया। संगीन जराइम की समात के लिए खसूसी अदालतों का क़याम था, जिसमें स्पेशल कोर्ट्स फॉर फास्ट ट्रायल था। 13वीं तरमीम 1997 में हुई। इसमें 8वीं तरमीम के इस हिस्से को ख़त्म कर दिया गया जिसके तहत सदर को असम्बली तहलील करने और अस्करी क़यादत के चुनाव का स्वाबदीदी इख्तियार हासिल था, जो 58 2B का पार्ट था। इसको ख़त्म कर दिया गया 13वीं तरमीम के अंदर। 14वीं तरमीम 3 जुलाई 1997 को हुई, जिसकी रूह से अरकान कौमी असम्बली को सख्ती से इस बात का पाबंद बना दिया गया कि वो अपनी मुतल्लिका सियासी जमात के किसी भी फैसले से इनकार नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते पाएंगे तो उन्हें तादीबी कार्रवाई, जिसमें रुकनीत की मुअत्तली शामिल थी, का सामना कर पड़ सकता है। इस तरमीम ने वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे में मौजूद तमाम एहतसाबी अमल का खात्मा कर दिया। मतलब जो भी आपका MNA होगा या आपका फिर वो किसी भी तरह से अपने वज़ीर-ए-आज़म के फ़ैसले के ऊपर सवाल या क्वेश्चन नहीं कर सकता या उसे इनकार नहीं कर सकता था। उसको उसके हर फैसले को मानना भी था और उसको आगे से डिफेंड भी करना था। अगर वो इस तरह का नहीं करना तो रुकनीत की मुअत्तली भी हो सकती है। ये बेसिकली वज़ीर-ए-आज़म का मतलब कि एक तरह ये अगर उसके सारे के सारे फैसलों को आपने माना तो इसलिए उस पर तमाम एहतसाबी अमल का ख़ात्मा हुआ। 15वीं तरमीम 1998 में हुई। बिल में कहा गया शरीयत को मुल्क का कानून करार दिया जाए, मगर बिल फिर भी मंजूर ना हो सका। ये पहले भी हुआ था, लेकिन बाद में फिर ये करवाने की कोशिश की, लेकिन ये फिर मंजूर ना हुई। 16वीं तरमीम 1999 में हुई। कोटा सिस्टम की मुद्दत 20 से बढ़ा के 40 साल कर दी गई। मतलब कि पाकिस्तान में कुछ कोटा सिस्टम्स हैं जो डिफ़ाइन किए गए हैं, जैसे पंजाब का है, खैबर KPK, बलूचिस्तान, और सिंध में सिंध अर्बन, सिंध रूरल, इस तरह डिफरेंट इलाकों के कोटा सिस्टम हैं। तो ये कोटा सिस्टम पहले 20 साल की मुद्दत के लिए नाफिज अमल थे, फिर इनकी मियाद 20 साल से बढ़ाकर 40 साल तक कर दी गई। 16वीं तरमीम। 17वीं तरमीम दिसंबर 2003 को हुई। इसमें आइन पाकिस्तान में 13वीं तरमीम में की गई तकरीबन तरमीम वापस ले लेगी। मतलब पहले 8वीं तरमीम थी, इसमें सदर को इख्तियारात दिए गए थे। 13वीं में सदर से इख्तियारात वापस ले लिए गए, लेकिन फिर 17वीं तरमीम में ये इख्तियारात जो 13वीं तरमीम थी उसको तरमीम करके ख़त्म कर दिया गया, वापस ले लिए। इसमें यह था कि फिर दोबारा वही कि सदर पाकिस्तान को कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली तहलील करने का इख्तियार वापस मिल गया, और इस तरह वह मुख्तलिफ हालात में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को फारिग कर सकते थे। लेकिन इन तमाम इक़दाम की मंजूरी पाकिस्तान की अदालत उज़्मा की तौसीक से मशरूत रही। कौमी असम्बली के तहलील बारे गवर्नर की राय की मंजूरी को भी पाकिस्तान की अदालत उज़्मा से तौसीक करवाना लाजमी करार दिया गया कि सूबाई असम्बली में गवर्नर
क्या जो पार्ट था वो। तो सदर मुशर्रफ की जानिब से पेश करदा लीगल फ्रेम ऑर्डर यानी LFA को जुज़वी तब्दीलियों के साथ आइन का हिस्सा बना दिया गया। 18वीं तरमीम 8 अप्रैल 2010 को हुई। इस वक्त सदर आसफ़ अली ज़रदारी पाकिस्तान के सदर थे। 8वीं तरमीम ने सदर के पास मौजूद तमाम एग्जेक्टिव इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए। ज़्यादा इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास ही है। इन्होंने दोबारा 18वीं तरमीम में वो सारे इख्तियारात जो सदर के पास थे वज़ीर आज़म को दिए। पाकिस्तान के शुमाली मगरबी सरहदी सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया और वफाक से ज़्यादातर इख्तियारात लेके सूबे को दे दिए गए। ये 18वीं तरमीम की बात आती है जिसमें वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो या हेल्थ का सिस्टम हो या एजुकेशन का सिस्टम हो वो फेडरल से लेकर सूबों को दे दिया गया कि सूबे अपने जो वसाइल है उसी से वो सारी की सारी चीज़ें खुद ही करेंगे। 19वीं तरमीम आला जजों की तकरीरी के तरीक़ाकार के बारे में की गई। जो जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजों की बजाय 4 जज साहिबान को शामिल करने की सिफारिश की गई। 20वीं तरमीम 18वीं तरमीम में कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा हर सूबे से हाई कोर्ट के जज को कमीशन नामजद किया जाएगा, मगर चीफ इलेक्शन कमीशन ने दीगर अरकान की गैर मौजूदगी में ज़िमनी इंतखाबात करवाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 19 अप्रैल 2010 के बाद उन ज़िमनी इंतखाबात का कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो इसके लिए उस वक्त की हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमीशन को भी अलग से एक कमीशन तस्वर किया था ताकि वो ज़िमनी इंतखाबात को भी लीगलाइज़ किया जाए। इसी तरमीम आइन और आर्मी एक्ट में तरमीम की गई और फौजी अदालतों को क़याम किया गया ताकि दहशतगर्दी से निपटा जा सके। 22वीं तरमीम 8 जून 2016 को हुई। इलेक्शन कमीशन जजेस के इख्तियारात चीफ इलेक्शन कमीशन को दे दिए गए और चीफ इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड या हाज़र सर्विस सिविल सर्वेंट टेक्नोक्रेट भी चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबर हो सकते हैं। पहले सिर्फ जज हो सकते थे। 23वीं तरमीम साल 2015-21 7 जनवरी 2017 में हुई। इसमें साल 2015-21 तरमीम में 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स कायम की, लेकिन ये दुरानिया 6 जनवरी 2017 को ख़त्म हो गया था। इस 23वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स के दुरानिया का मज़ीद 2 साल के लिए यानी 6 जनवरी 2019 तक बढ़ाया गया। 24वीं तरमीम 22 दिसंबर 2017 को हुई। मरदमशुमारी के नतायज की बुनियाद पर हल्का बंदियों को दोबारा तश्कील दिया गया और सूबाई नशिस्तों को दोबारा तरतीब दिया गया। मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पे वो नशिस्तें बढ़ाई गई और इस लिहाज से उनको दोबारा से रीअरेंज किया गया। 25वीं तरमीम आईनी तौर पर पाकिस्तान के साबका कबायली इलाका जात सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शामिल की गई, जो मतलब फाटा का इंतज़ाम था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो ये किया गया। ये 25वीं तरमीम में किया गया। 26वीं तरमीम जो लास्ट अभी तक हो चुकी है, कौमी असम्बली में फ़ाटा के कबायली अजला की मौजूदा 12 नशिस्तें बरकरार रही और साबका फ़ाटा के कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में सूबाई नशिस्तों की इजाफे के बाद 16 से 24 कर दी गई। मतलब सूबाई नशिस्तें बढ़ा दी गई और जो कौमी असम्बली थी वो 12 बरकरार रही। तो ये 26वीं तरमीम थी। तो ये टोटल अमेंडमेंट्स थी 26 जो 1973 के आइन में हो चुकी है, जो हमने डिटेल से डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू। गुड लक।